चैप्टर 1 मौत के कैदियों का शिकार। कहानी शुरू होती है रशिया की एक खतरनाक जेल से, जहां कुछ अमीर लोग एक ऐसे कैदी को खरीदने आए हैं जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इस कैदी को बेचने से पहले जेल का वार्डन उन लोगों को उसकी असली ताकत दिखाना चाहता है। वो कुछ कैदियों को उसके सेल में भेजता है और उन्हें हुक्म देता है कि उससे लड़ाई करो। अगर वो लड़ाई नहीं करेंगे तो वैसे भी मार दिए जाएंगे। मजबूरन तीनों उस कैदी पर एक साथ टूट पड़ते हैं। अगले ही पल सेल के अंदर जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। 3 लोग मिलकर भी उस एक आदमी को रोक नहीं पाते। वो इतनी बेरहमी और ताकत से लड़ता है कि देखते ही देखते सबको धूल चटा देता है। पूरी फाइट कैमरा में रिकॉर्ड की जा रही होती है। जैसे ही ये वीडियो एक आदमी ब्रेक तक पहुंचती है, वो बिना देर किए उस कैदी को अपने शो के लिए सिलेक्ट कर लेता है। वार्डन जो भी कीमत मांगता है, ब्रेक फौरन अदा कर देता है और उस खतरनाक कैदी को खरीद लेता है। चैप्टर 2 एक और दरिंदा। इसके बाद कहानी एल सैल्वाडोर की एक और जेल में शिफ्ट होती है। यहाँ एक अरब मुल्क का बहुत ही खौफनाक कैदी बंद है। ब्रेक के लोग उसे भी अपने शो में लाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन इस बार मसला कुछ और है। जेल का वार्डन उसे बेचने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसका मानना है कि उनका कैदी इतना खतरनाक है कि दुनिया में कोई उसका सामना नहीं कर सकता। ब्रेक उसकी ताकत अपनी आंखों से देखना चाहता है, इसलिए वार्डन जेल के ही 2 कैदियों को उसके सामने खड़ा कर देता है। उनमें से एक का नाम जैक होता है। गार्ड्स जैक के पास आते हैं और कहते हैं कि वार्डन तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन जैक बिल्कुल भी नहीं डरता। वो ठंडी लहजे में जवाब देता है, तुम्हारा वार्डन खुद क्यों नहीं आता? उसका ये रवैया गार्ड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बंदूक के जोर पर उसे वार्डन के पास ले जाते हैं। जेल में हर कोई जानता है कि उस खतरनाक कैदी के सेल में जाना लगभग मौत के मुंह में जाने जैसा है। लेकिन अगर कोई लड़ाई से मना करे तो वार्डन खुद उसे मरवा देता है। पहला कैदी हिम्मत करके उस मॉन्स्टर जैसा आदमी के सामने खड़ा होता है, मगर सिर्फ एक मुक्के में ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब बारी जैक की होती है, लेकिन जैक लड़ाई करने से साफ मना कर देता है। वो बिना वजह किसी से लड़ना नहीं चाहता। वार्डन उसे बार बार मजबूर करता है, लेकिन जैक अपनी बात पर कायम रहता है। आखिर तंग आकर वार्डन खुद उस खतरनाक कैदी की जंजीरों की चाबी उसके हवाले कर देता है। कैदी अपनी गर्दन की चेन निकालता है और सीधा जैक की तरफ बढ़ता है। सबको लगता है अब जैक का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड सबकी आंखें फट जाती हैं। जैक बिजली की रफ्तार से एक जबरदस्त मुक्का उसके चेहरे पर मारता है और वो आदमी फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पूरा जेल सन्न रह जाता है। जिस कैदी को सबसे खतरनाक समझा जा रहा था, जैक ने उसे सिर्फ एक मुक्के में गिरा दिया था। चैप्टर 3 मौत का खेल। अब ब्रेक को यकीन हो जाता है कि जैक उसके शो के लिए परफेक्ट है। वो उसे भी बाकी कैदियों की लिस्ट में शामिल कर लेता है। धीरे धीरे हमें ब्रेक के असल प्लान के बारे में पता चलता है। ब्रेक एक अमीर बिगड़ा हुआ बिलियनर है जो दुनिया को कुछ ऐसा दिखाना चाहता है जो पहले कभी नहीं हुआ। वो एक सीक्रेट डेथ गेम ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसके शो में दुनिया भर की अलग अलग जेलों से लाई गई 10 खतरनाक कैदियों को एक आइलैंड पर छोड़ा जाएगा। सब एक दूसरे का शिकार करेंगे और आखिर में सिर्फ एक आदमी जिंदा बचेगा। इसी वजह से ब्रेक दुनिया भर की जेलों से मौत की सजा पा चुके कैदियों को जमा कर रहा था। ये पूरा गेम गैर कानूनी था, इसलिए इसे किसी टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता था। ब्रेक ने फैसला किया कि वो अपना शो सीधा डार्क वेब पर दिखाएगा। उसका मानना था कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इतने बोर हो चुके हैं कि अब उन्हें फेक ड्रामा नहीं बल्कि असली मौत का तमाशा देखना है। चैप्टर 4 खून का बिजनेस। अपनी शो को प्रमोट करने के लिए ब्रेक अमेरिका की एक मशहूर जर्नलिस्ट को अपनी सीक्रेट आइलैंड पर बुलाता है, लेकिन जर्नलिस्ट उसके पूरे आइडिया की सख्त खिलाफ होती है। वो गुस्से में कहती है, तुम लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो एक दूसरे को मार डालें। ये इंसानियत नहीं बर्बरता है। तुम एक बिलियनर हो जो खून और मौत दिखाकर और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन ब्रेक उसकी बात से बिल्कुल मुतासिर नहीं होता। वो मुस्कुराकर जवाब देता है, जो लोग मेरी शो में हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ी जुर्म किए हैं। अगर मैं उन्हें यहाँ ना लाता तो ये सब कब के मर चुकी होते। ब्रेक के लिए ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये दुनिया का सबसे खतरनाक एंटरटेनमेंट बनने वाला था। चैप्टर 5 गेम अब शुरू होता है। जर्नलिस्ट की बात सुनने के बाद भी ब्रेक बिल्कुल नहीं बदलता। वो कहता है, मैं इन लोगों को जीने का एक मौका दे रहा हूँ, बदले में लोगों को वही दिखा रहा हूँ जो वो देखना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है?
इसी दौरान ब्रेक को पता चलता है कि उसके सिलेक्ट किए गए कंटेस्टेंट्स में से एक कैदी को पिछले दिन कुछ कैदियों ने मार दिया था। अब उसकी जगह किसी और की जरूरत थी, लेकिन ब्रेक कोई आम आदमी नहीं चाहता था। उसे ऐसा शख्स चाहिए था जिसे देखते ही ऑडियंस के होश उड़ जाएं, और इसीलिए उसने जैक को उसकी जगह चुन लिया। कुछ ही वक्त बाद दुनिया भर की अलग अलग जेलों से लाए गए 10 खतरनाक कैदियों को ब्रेक के सीक्रेट आइलैंड पर लाया जाता है। हर एक की कहानी अलग थी, हर एक का जुर्म दूसरों से ज्यादा डरावना था। उनमें से एक था स्टीव। उसे रुआंडा की जेल से लाया गया था। उसकी फाइल सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्टीव पहले स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रह चुका था, लेकिन बाद में उसने एक पूरे गांव को आग लगा दी थी जहां 20 लोग जिंदा जल गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर कई और घिनौने जुर्म भी साबित हो चुके थे। उसकी हिस्ट्री सुनकर बाकी कैदी भी हिल जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये आदमी है या चलती फिरती तबाही। इसके अलावा ग्रुप में एक जापानीज कैदी, कुछ मैक्सिकन कैदी और एक रशियन किलर भी मौजूद था। सबकी क्राइम लिस्ट इतनी लंबी थी कि सुनना भी मुश्किल था। चैप्टर 6, जैक का राज। लेकिन इतनी सारी डेंजरस क्रिमिनल्स के बीच भी ब्रेक की सबसे ज्यादा दिलचस्पी जैक में थी। वजह बहुत सिंपल थी, उसे जैक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और जो चीज समझ न आई वही सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती है। ब्रेक सबको बताता है कि उन्हें एक आइलैंड पर छोड़ा जाएगा, वहाँ सब एक दूसरे से लड़ेंगे और जो आखिर तक जिंदा बचेगा वो बहुत अमीर बन जाएगा। फिर उसकी नजर जैक की फाइल पर पड़ती है। हैरानी की बात ये थी कि उसकी क्राइम लिस्ट बहुत छोटी थी। ब्रेक को लगता है कि अगर ऑडियंस ने ये देखा तो शायद वो जैक से नफरत ही ना करे। इसलिए वो जैक से उसके जुर्मों के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन जैक हर सवाल का सीधा जवाब देने से इनकार कर देता है। ये बात ब्रेक को पसंद नहीं आती। गुस्से में वो अपनी तरफ से एक झूठी कहानी बनाना शुरू कर देता है। वो दावा करता है कि जैक किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का मेंबर था। उसने एक चर्च उड़ा दिया था, फिर FBI से बचकर सेंट्रल अमेरिका भाग गया और वहां एक हॉस्पिटल में ब्लास्ट करके सैकड़ों औरतों और बच्चों को मार दिया। ये सब सुनकर आसपास खड़े लोग भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन जैक के चेहरे पर कोई असर नहीं होता। वो सीधा ब्रेक की आंखों में देखकर कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारी इस गेम का हिस्सा नहीं बनने वाला। लेकिन ब्रेक ने उसे यहाँ लाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन खेलना जरूरी है। चैप्टर 7, मौत का टाइमर। अब कंटेस्टेंट्स को गेम के असली रूल समझाए जाते हैं। हर कैदी के पैर में एक बॉम्ब बांधा गया था, और ये कोई आम बॉम्ब नहीं था। इसमें इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल था कि एक पल में इंसान के टुकड़ी टुकड़ी कर सकता था। फिर उन्हें बताया जाता है कि 30 घंटे बाद ये बॉम्ब अपना काम कर देगा। बॉम्ब फटने के 2 तरीके थे। पहला, अगर कोई उस बॉम्ब की लाल स्विच को खींच दे तो सिर्फ 10 सेकंड बाद ब्लास्ट हो जाएगा, और दूसरा, अगर किसी ने वायर काटने या बॉम्ब को खोलने की कोशिश की तो वो तुरंत फट जाएगा। ये कहकर ऑर्गेनाइजर बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और स्क्रीन पर 30 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सब कैदियों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन जैक, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। उसकी नजर सिर्फ उन लोगों पर थी जिनके साथ उसे इस मौत के खेल में फंसाया गया था। चैप्टर 8, आइलैंड ऑफ डेथ। कुछ देर बाद सबको हेलीकॉप्टर में बिठाकर आइलैंड की तरफ ले जाया जाता है, और वहां पहुंचते ही उन्हें एक एक करके नीचे समुद्र में भीगा जाने लगता है। ज्यादातर कैदी ये गेम खेलना ही नहीं चाहते, लेकिन यहाँ उनकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं थी। गार्ड सबको मुंह में हैंडकफ की चाबी रखकर नीचे फेंक देते हैं। जो मना करता है उसे जबरदस्ती धक्का दे दिया जाता है। एक बदनसीब कैदी सीधा नीचे लगे लोहे के पोल पर गिरता है और वहीं तुरंत मर जाता है। ये सब देखकर जैक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड बदले में उसे बिना चाबी दिए ही हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। जो लोग चाबी के साथ कूदे थे वो जल्दी से अपनी हैंडकफ्स खोल लेते हैं, लेकिन जब जैक होश में आता है तो उसके हाथ अब भी मजबूत हथकड़ियों में जकड़े हुए होते हैं और उन्हें तोड़ने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। अब आइलैंड पर कुल 9 लोग बचे थे और असली शिकार अब शुरू होने वाला था। चैप्टर 9, पहला शिकार। इसी दौरान एक लड़की अमीलिया पानी पी रही होती है। तभी उसकी नजर जापानीज कैदी पर पड़ती है। वो जानती थी कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए वो फौरन छुप जाती है, लेकिन उसकी मुश्किल खत्म नहीं होती कि एक और कैदी उसे देख लेता है।
वो उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। उसका इरादा अमीलिया को मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती करने का था, लेकिन अमीलिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत होशियार भी थी। मौका मिलते ही वो पास पड़ा हुआ लकड़ी का 30 टुकड़ा उठाती है और पूरी ताकत से उस आदमी की गर्दन में घुसा देती है। वो दर्द से तड़पने लगता है। अमीलिया 1 सेकंड भी जाया नहीं करती। वो उसके पैर में लगे बॉम्ब का लाल स्विच खींच देती है। 10 सेकंड और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। कैदी की टुकड़ी हवा में उड़ जाते हैं। ये पूरा सीन आइलैंड में लगे कैमरास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे ही पहला कंटेस्टेंट मरता है, ऑनलाइन व्यूअर्स की तादाद अचानक 5 मिलियन तक पहुंच जाती है। अब लोगों को यकीन हो चुका था कि ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं, बल्कि असली मौत का गेम है, और इसी वजह से दुनिया भर के लोग स्क्रीन से चिपक जाते हैं। लेकिन हर कोई इस तमाशे से खुश नहीं था। ब्रेक की गर्लफ्रेंड जूलिया की चेहरे पर पहली बार पछतावा नजर आता है। शायद अब उसे एहसास होने लगा था कि वो किस खौफनाक चीज का हिस्सा बन चुकी है। इसी बीच हमें पाकू नाम का एक कैदी नजर आता है जो आइलैंड पर अपनी बीवी रूजा को ढूंढ रहा है। और दूसरी तरफ जैक एक मौका देखते ही पाकू को पकड़ लेता है। चैप्टर 10 एक नई दोस्ती। जैक ने जैसे ही पाकू को पकड़ा, दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन जल्दी ही जैक को समझ आ गया कि पाकू उसका दुश्मन नहीं है। पाकू बेचैनी से कहता है, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। उसकी आवाज में मजबूरी साफ सुनाई देती है। जैक उसकी बात समझ जाता है और उसे छोड़ देता है। बदले में पाकू उसे एक बहुत कीमती चीज देता है। वो अपनी चाबी जैक के हवाले कर देता है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जैक फौरन हथकड़ी खोलता है। अब वो आजाद था, लेकिन असल मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। सबके पैरों में लगे बॉम्ब का टाइमर लगातार चल रहा था। उनके पास सिर्फ 30 घंटे थे। या तो एक विनर सामने आता या फिर कोई भी जिंदा नहीं बचता। चैप्टर 11 मौत का इनाम। इसी बीच मार्कस नाम का एक कैदी अपने पैर में लगी बॉम्ब को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ छेड़छाड़ करता है, वार्निंग अलार्म बज उठता है। मार्कस फौरन पीछे हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये बॉम्ब मजाक नहीं है। तभी उसकी नजर पास लगी कैमरा पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि कोई हर वक्त उन पर नजर रखा हुआ है। गुस्से में आकर वो कैमरा तोड़ देता है। कुछ देर बाद आसमान से एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। वो कंटेस्टेंट्स के लिए सप्लाई बैग्स गिरा रहा था। जिसने पहली बैग हासिल कर लिया, फायदा उसी का था। किस्मत से मार्कस सबसे पहले एक बैग तक पहुंच जाता है। वो जल्दी से उसे खोलता है। अंदर खाना भी था और एक तेज धार वाला नाइफ भी। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी सर्वाइवल की चांसेस बढ़ गई हैं। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी जापानीज फाइटर मिनाटो वहां आ पहुंचता है। मार्कस उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन मिनाटो उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पाता और बिना देर किए हमला कर देता है। चैप्टर 12 मिनाटो की रफ्तार। मिनाटो की स्पीड देखकर मार्कस हैरान रह जाता है। एक ही मूव में मिनाटो उसका नाइफ दूर गिरा देता है। अब दोनों के पास सिर्फ अपने हाथ बचे थे। मार्कस पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन मिनाटो हर मूव का जवाब और भी तेज मूव से देता है। जब मार्कस को लगता है कि अब बचना मुश्किल है, वो अपने पैर के बॉम्ब का लाल स्विच खींचने की कोशिश करता है। उसका इरादा दोनों को साथ उड़ा देने का था, लेकिन मिनाटो वक्त पर उसका हाथ रोक लेता है। आखिरकार मार्कस किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। मिनाटो उसका पीछा करता है, लेकिन कुछ दूर जाकर उसके सामने एक और खतरा खड़ा होता है। स्टीव। वो आराम से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। स्टीव कहता है, मैंने तुम्हें उस अफ्रीकन फाइटर के साथ लड़ते देखा। पहले मुझे लगा तुम छोटे हो और कमजोर होगे, लेकिन तुम काफी डेंजरस निकले। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर स्टीव एक अजीब प्रपोजल देता है। वो कहता है, क्यों ना पहले बाकी सबको खत्म कर दें, टीम की तरह काम करते हैं, और जब सिर्फ हम दोनों बचेंगे तब आपस में फैसला कर लेंगे। मिनाटो को ये आइडिया पसंद आ जाता है, क्योंकि मिलकर काम करने से उनकी सर्वाइवल की चांसेस और ज्यादा बढ़ सकती थी। अब आइलैंड पर एक खतरनाक अलायंस बन चुका था। चैप्टर 13 जैक वर्सेस रशियन जायंट। दूसरी तरफ जैक आइलैंड पर रेडियो टावर ढूंढ रहा था। उसकी उम्मीद थी कि शायद वहां से किसी को सिग्नल भेजकर मदद मांगी जा सके, लेकिन रास्ते में उसका सामना रशियन फाइटर से हो जाता है।
जैक लड़ाई नहीं चाहता था, वो शांति से कहता है, आगे मत बढ़ो, अगर तुम आराम से रहना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रशियन फाइटर सुनने वालों में से नहीं था। वो फौरन जैक पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। रशियन फाइटर अपनी भारी बॉडी और ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है, लेकिन जैक भी किसी से कम नहीं था। एक मौके पर वो रशियन को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। रशियन कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। जैक उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी पकड़ ढीली कर देता है। लेकिन रशियन फाइटर इस एहसान का कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वो अपनी पैर की बॉम्ब का लाल स्विच खींचने की कोशिश करता है। जैक फौरन पीछे हट जाता है। इसी धक्का मुक्की में दोनों पहाड़ी के किनारे से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है। रशियन फाइटर फिर से जैक पर हमला करने वाला होता है। तभी जैक की नजर उसके पैर पर पड़ती है। बॉम्ब का लाल स्विच आधा बाहर आ चुका था, मतलब ब्लास्ट किसी भी पल हो सकता था। जैक फौरन पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से रशियन के सर पर मार देता है। रशियन बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है और उसका जिस्म टुकड़ों में उड़ जाता है। चैप्टर 14 दुनिया देख रही थी। आइलैंड पर हुआ ये ब्लास्ट सिर्फ कंटेस्टेंट्स ने ही नहीं देखा, दुनिया भर के लोग भी उसे लाइव देख रहे थे। शो का डायरेक्टर इस एक्सप्लोजन को स्लो मोशन में बार बार चलाता है। जितना ज्यादा खून उतनी ज्यादा ऑडियंस, और यही हुआ। कुछ ही देर में व्यूअर्स की तादाद 12 मिलियन तक पहुंच जाती है। अब ये शो पूरी दुनिया की नजरों में आ चुका था और इतना बड़ा ट्रैफिक देखकर FBI भी एक्टिव हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेक अपना सिग्नल दुनिया भर के कंप्यूटर्स के जरिए रूट कर रहा था। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। इंटरपोल इतना जरूर पता लगा लेती है कि आइलैंड साउथ पैसिफिक के किसी हिस्से में मौजूद है, लेकिन वहाँ 2000 से ज्यादा आइलैंड्स थे और उनमें से एक आइलैंड ढूंढना समुद्र में सुई तलाश करने जैसा था। चैप्टर 15 जैक का छुपा हुआ सच। FBI शो की सब कंटेस्टेंट्स की फाइल्स निकालती है। हर कैदी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाता है, लेकिन जैक, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, जैसे वो कभी मौजूद ही ना रहा हो। ये बात इन्वेस्टिगेटर्स को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। तभी उन्हें कॉल मिलती है। फोन करने वाला खुद को जैक का बचपन का दोस्त बताता है। इस इंफॉर्मेशन के बाद ऑफिसर ब्रैड और गहरी इन्वेस्टिगेशन करता है और एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। जैक की एक बीवी थी और 2 बच्चे भी, और वो 1 साल से ज्यादा वक्त से उनसे दूर था। ब्रैड फौरन जैक की वाइफ एमा को फोन करता है। वो उसे बताता है कि उसके हस्बैंड की जान खतरे में है। एमा जब वेबसाइट खोलती है तो स्क्रीन पर जैक को देखकर शॉक रह जाती है। वही जैक जो अभी कुछ देर पहले मौत के मुंह से बचकर निकला था। उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड के बारे में वेबसाइट पर जो कुछ लिखा गया है उसमें से बहुत सी बातें झूठ हैं, और अब पहली बार किसी को जैक की असल सच तक पहुंचने की उम्मीद नजर आती है। चैप्टर 16 पैको और रोजा। दूसरी तरफ रोजा भी आइलैंड पर अपने हस्बैंड पैको को ढूंढ रही थी। अचानक उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो डर कर फौरन छुप जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे पता चलता है कि सामने पैको खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से भर जाते हैं। आखिर इतनी तबाही के बीच वो फिर मिल गए थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि स्टीव उन तक पहुंच चुका था। पैको स्टीव की नीयत समझ जाता है। उसे पता था कि स्टीव रोजा के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो रोजा को फौरन वहां से भागने को कहता है और खुद स्टीव के सामने खड़ा हो जाता है। स्टीव नाइफ लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन पैको भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन स्टीव की ताकत और बेरहमी के सामने पैको धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। चैप्टर 17 इंसानियत की हदें टूट गई। इसी दौरान स्टीव और मिनाटो पैको और रोजा तक पहुंच जाते हैं। पैको अपनी बीवी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्टीव और मिनाटो मिलकर उस पर हावी हो जाते हैं। जब पैको का ध्यान कुछ पल के लिए भटकता है, स्टीव उस पर हमला करता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। उसके बाद पैको को एक दरख्त से बांध दिया जाता है। रोजा लगातार अपनी और पैको की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव किसी भी तरह की रहम दिखाने को तैयार नहीं था। पैको बेबस होकर उनसे रोजा को छोड़ देने की दरख्वास्त करता रहता है, लेकिन स्टीव के अंदर इंसानियत नाम की चीज बाकी नहीं थी। ये सब कैमरास रिकॉर्ड कर रही थी। स्टूडियो में बैठे लोग भी ये देखकर परेशान हो रही थी। जूलिया को पहली बार महसूस होता है कि ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक खौफनाक हद पार कर चुका है। वो ब्रेक से कहती है कि ये सब रोक देना चाहिए, लेकिन ब्रेक के लिए रेटिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसके लिए हर नया हादसा सिर्फ ज्यादा व्यूअर्स का जरिया था। कुछ देर बाद स्टीव रोसा को भी खत्म कर देता है। पाको की दुनिया उसी पल टूट जाती है। चैप्टर 18 बदले की आग।
स्टीव और मिनाटो को यकीन था कि पाको अपनी चोटों की वजह से दूर नहीं जा सकता, इसलिए दोनों उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन पाको जंगल को अच्छी तरह समझता था। वो अंधेरे का फायदा उठाकर उनसे बच जाता है। रात हो चुकी थी। इसी दौरान जैक रेडियो टावर की तलाश में आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अकेला बैठा रो रहा था। वो पाको था। जैक उसके पास जाकर पूछता है, दोस्त क्या हुआ है? पाको उसे सारी कहानी बता देता है। जैक दूर से स्टीव और मिनाटो को तलाश करते हुए देख लेता है और फौरन समझ जाता है कि दोनों साथ मिलकर गेम खेल रहे हैं। पाको गुस्से और दर्द में कहता है, मेरी मदद करो उन्हें खत्म करने में, बदले में पूरा इनाम तुम रख लेना। जैक उसकी बात सुनता है। उसे पता चल जाता है कि पाको के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसके पास एक और मिशन था जो उसके लिए ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो तुरंत बदला लेने के बजाय अपनी प्लान पर फोकस करता है। चैप्टर 19, दोस्त या दुश्मन। दूसरी तरफ मार्कस जंगल में घूम रहा होता है। अचानक अमीलिया उस पर हमला कर देती है। उसे लगता है कि मार्कस उसका दुश्मन है, लेकिन मार्कस जल्दी ही उसे काबू में कर लेता है। फिर वो कहता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपने पैर का बॉम्ब निकालना चाहता हूँ। ये देखकर ब्रेक परेशान हो जाता है। उसने कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे को मारने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ लोग दोस्ती करने लगे थे। ब्रेक गुस्से में कहता है, ये क्या हो रहा है? मैं खूनी गेम चला रहा हूँ या समर कैंप? चैप्टर 20, जैक का खतरनाक सफर। जैक पाको को सहारा देकर काफी दूर ले जाता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ जाने वाला ब्रिज टूट चुका है। अब आगे का सफर उसे अकेला करना पड़ेगा। वो अपने पैर पर लगे जीपीएस ट्रैकर को ढक देता है ताकि उसका सिग्नल कमजोर हो जाए। रास्ते में जो थोड़ा बहुत खाना उसे मिला था वो सब पाको के पास छोड़ देता है ताकि वो उसके वापस आने तक जिंदा रह सके। पाको उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद जैक रस्सी के सहारे आगे बढ़ने लगता है। चैप्टर 21, ब्रेक की गंदी चाल। ब्रेक देख रहा था कि गेम उतना एक्साइटिंग नहीं चल रहा जितनी उसने उम्मीद की थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेटिंग्स गिर सकती थी, और रेटिंग्स गिरना ब्रेक के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसलिए उसने गेम में दखल देने का फैसला किया। उसकी नजर स्टीव पर थी। स्टीव ही वो कंटेस्टेंट था जो लगातार हिंसा और खौफ पैदा कर रहा था। ब्रेक जानता था कि अगर स्टीव को और ताकत मिल गई तो गेम और भी डेंजरस हो जाएगा। इसलिए वो जानबूझकर एक सप्लाई बैग स्टीव के पास गिरवाता है। जब स्टीव बैग खोलता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर पावरफुल वेपन्स और सर्वाइवल गियर मौजूद था। यानी अब स्टीव के पास ऐसी चीजें थीं जो बाकी कंटेस्टेंट्स के पास नहीं थी। गेम अब बराबर का नहीं रहा था। ब्रेक अपनी रेटिंग्स बचाने के लिए चीटिंग कर रहा था। चैप्टर 22, जैक का असली राज। इसी बीच अमेरिका में FBI ऑफिसर ब्रैड इन्वेस्टिगेशन में और गहरा उतर चुका था। लेकिन जैसे ही उसने जैक के बारे में सवाल पूछने शुरू किए, कुछ बड़े ऑफिशियल्स बेचैन हो गए। सब चाहते थे कि जैक का सच बाहर ना आए। ब्रैड धीरे धीरे उसका रिकॉर्ड जोड़ना शुरू करता है और फिर उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। जैक कोई आम क्रिमिनल नहीं था। 1 साल पहले उसे एल साल्वाडोर में एक डेंजरस ड्रग लॉर्ड को खत्म करने की मिशन पर भेजा गया था। मिशन के दौरान बहुत तबाही हुई थी। आखिरकार जैक पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। ब्रैड को गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी वैल्यूएबल आदमी को 1 साल तक जेल में क्यों सड़ने दिया गया। तब उसकी सीनियर्स उसे बताते हैं कि जैक जैसे लोग सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब मिशन खत्म हो जाता है तो अक्सर उनका नाम और पहचान छुपा दी जाती है ताकि बड़े लोगों का राज महफूज रहे। अब ब्रैड को समझ आ रहा था कि जैक के पीछे की कहानी उतनी सिंपल नहीं थी जितनी सब समझ रहे थे, और शायद इस गेम का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी था। चैप्टर 23, जैक की आखिरी उम्मीद। दूसरी तरफ FBI और ब्रेक के लोग लगातार जैक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर के लिए उन्हें उसका पता चल भी जाता है, लेकिन जैक फिर उनकी नजरों से गायब हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आइलैंड के उस हिस्से में कैमरास लगाए ही नहीं गए थे जहां जैक पहुंच चुका था। FBI ऑफिसर ब्रैड उसकी तलाश के लिए अलग टीम्स भेजता है। उधर ब्रेक के गार्ड्स भी हर तरफ फैल जाते हैं, लेकिन जैक इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स अपनी पोजीशन छोड़कर निकलते हैं, जैक चुपके से कंपाउंड के अंदर घुस जाता है। सबसे पहले वो गेट पर मौजूद गार्ड को बेहोश करता है, फिर धीरे धीरे रेडियो टावर की तरफ बढ़ता है। वहां भी एक गार्ड तैनात था। जैक बिना आवाज किए उसके पास पहुंचता है और उसे रास्ते से हटा देता है। अब उसके पास दुनिया से कांटेक्ट करने का एक मौका था।
चैप्टर 24 एक साल बाद पहली बार। जैक रेडियो एक्टिवेट करता है और सीधा अपनी वाइफ एमा से बात करता है। एक साल बाद पहली बार एमा उसकी आवाज सुनती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैक के पास वक्त बहुत कम था, इसलिए वो सीधी बात करता है। वो एमा को एक बैंक अकाउंट के बारे में बताता है जहां उसने उसके और बच्चों के लिए पैसे जमा कर रखी थी। एमा सिर्फ पैसे नहीं चाहती थी, वो अपने हस्बैंड को वापस चाहती थी। वो बार बार उसे घर लौटने के लिए कहती है, लेकिन जैक को लगता है कि जिस जगह वो फंसा हुआ है वहां से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन है। वो कहता है, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। एमा हार नहीं मानती, लगातार उसे रिक्वेस्ट करती रहती है। आखिरकार जैक उसे आइलैंड की लोकेशन बताने लगता है, लेकिन उससे पहले ही ब्रेक को सब पता चल जाता है। वो फौरन जनरेटर्स बंद करवा देता है और रेडियो सिग्नल कट जाता है। चैप्टर 25 अंधेरे में गायब। अब ब्रेक के आदमी टावर की तरफ दौड़ते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, जैक को खत्म करना। लेकिन जैक आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, वो सीधा टावर से नीचे छलांग लगा देता है। गार्ड्स उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि जैक फिर उनकी नजरों से गायब हो जाता है। उधर ब्रैड को अब आइलैंड की लोकेशन का अंदाजा हो चुका था। वो अपने सीनियर से कहता है कि जैक को बचाना जरूरी है, लेकिन ऑफिशियल्स पहले हिचकिचाते हैं। ब्रैड गुस्से में कहता है, उसने 1 साल जेल में गुजार दिया, एक लफ्ज तक नहीं बोला, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों के राज महफूज रहें। वो उन्हें याद दिलाता है कि जैक ने अपनी जिंदगी मुल्क के लिए दांव पर लगाई थी, और अब जब उसे मदद की जरूरत है, सब पीछे हट रही हैं। ब्रैड की बातें सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आखिरकार कुछ लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 26 धोखा। आइलैंड पर मार्केस और अमीलिया साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। मार्केस पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करता है। दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है। मार्केस इतना रिलैक्स हो जाता है कि अपना होश ही खो देता है। लेकिन अमीलिया कुछ और सोच रही थी। जब मार्केस उसकी बातों में उलझा होता है, अमीलिया चुपके से उसके पैर के बॉम्ब का स्विच एक्टिवेट कर देती है और फौरन वहां से भाग जाती है। मार्केस को जब तक सच का पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पल बाद एक जबरदस्त धमाका होता है और मार्केस का सफर वहीं खत्म हो जाता है। स्टूडियो में बैठे लोग इस मौत को भी एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर अब हंसी नहीं थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि ये गेम कितना बेरहम है। चैप्टर 27 हद से आगे। सुबह होने से पहले ही स्टीव पाकू तक पहुंच जाता है। पहले से जख्मी पाकू उसका सामना नहीं कर पाता। स्टीव उस पर पूरी तरह हमला करता है। ये मंजर देखकर गोल्डी का दिल घबरा जाता है। वो बाहर जाकर उल्टी कर देता है। जूलिया भी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कहती है, हमें ये सब अभी रोक देना चाहिए। दोनों मिलकर ब्रेक के पास जाते हैं, लेकिन ब्रेक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ रेटिंग्स की फिक्र थी। गोल्डी कहता है, शायद हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन ब्रेक उनकी बात उड़ा देता है। वो याद दिलाता है कि सबको पहले दिन से पता था कि इस शो में क्या होने वाला है। अब जब गेम सक्सेसफुल हो रहा है, तब सबको रहम आ रहा है। जूलिया की बातें सुनकर ब्रेक इतना गुस्से में आ जाता है कि उस पर भी अपना गुस्सा निकाल देता है। अब साफ था कि ब्रेक के लिए कोई रिश्ता, कोई इंसानियत और कोई हद मायने नहीं रखती थी। चैप्टर 28 जैक का गुस्सा। जब जैक वापस ब्रिज के पास पहुंचता है, तो उसके सामने एक और दिल तोड़ देने वाला मंजर होता है। स्टीव और मिनातो ने पाको को पकड़ रखा था और वो उस पर जुल्म कर रहे थे। जैक सब कुछ दूर से देख रहा था। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वो उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था। कुछ ही देर बाद पाको की कहानी भी खत्म हो जाती है और जैक के अंदर बदले की आग और भड़क उठती है। अब ये सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं रहा था, ये पर्सनल हो चुका था। चैप्टर 29 शिकार और शिकारी। सुबह होते ही स्टीव और मिनातो जैक की तलाश शुरू कर देते हैं। दोनों के पास डेंजरस वेपन्स थे, जबकि जैक के पास सिर्फ उसकी समझ और हिम्मत थी। अपनी हिफाजत के लिए जैक 2 लोहे की रॉड्स अपने हाथों से बांध लेता है ताकि नाइफ अटैक्स को रोक सके। जल्दी ही उसका सामना मिनातो से हो जाता है। मिनातो दीवानों की तरह उस पर टूट पड़ता है, एक के बाद एक कई वार करता है, लेकिन जैक की इम्प्रोवाइजेशन काम कर जाती है। रॉड्स की वजह से मिनातो का कोई अटैक असर नहीं करता। दूर खड़ा स्टीव सब देख रहा होता है,
वो चाहे तो मिनातो की मदद कर सकता था, लेकिन वो जानबूझकर इंतजार करता है। उसका प्लान था कि मिनातो पहले कमजोर हो जाए और फिर वो खुद फाइनल अटैक करे। जब मिनातो थकने लगता है तब स्टीव खुद मैदान में उतरता है। अब जैक को दो दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा था। वो किसी तरह बचकर भागता है, लेकिन दोनों उसका पीछा करते हुए उसे घेर लेते हैं। चैप्टर 30 आग का जाल। जैक भागते भागते एक पुराने बंकर में घुस जाता है। उसके सरप्राइज की बात ये थी कि अमीलिया पहले से वहां छुपी हुई थी। जैक उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन स्टीव उन तक पहुंच चुका था। एक तीर बंकर के अंदर आता है और अमीलिया को जख्मी कर देता है। उसके बाद स्टीव और मिनाटो बंकर के अंदर जलने वाली बॉटल्स फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में पूरा बंकर आग की लपटों में घिर जाता है। अंदर लगी कैमरास भी जलकर तबाह हो जाते हैं। अब जैक के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो बाहर निकले और स्टीव के तीरों का निशाना बन जाए, या बंकर के अंदर जलकर मर जाए। लेकिन किस्मत अभी उसका साथ छोड़ने वाली नहीं थी। बंकर के अंदर उसे एक और रास्ता मिल जाता है, और वही रास्ता उसकी जिंदगी बचाने वाला था। चैप्टर 31 आखिरी शिकार। बंकर में लगी आग और धमाके की बाद स्टीव को पूरा यकीन हो जाता है कि जैक मर चुका है। अमीलिया भी अपनी जिंदगी कुर्बान कर चुकी थी। अब स्टीव के हिसाब से गेम में सिर्फ दो ही लोग बचे थे, वो खुद और मिनाटो। स्टीव ने पहले वादा किया था कि आखिर में दोनों सिर्फ हाथों से मुकाबला करेंगे, लेकिन स्टीव जैसी धोखेबाज इंसान की बात पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी वेपन्स नीचे रखने के बजाय उन्हें और मजबूती से पकड़ लिया। मिनाटो भी उसकी नीयत समझ गया और फौरन वहां से निकल गया। स्टीव उसका पीछा करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके तीर खत्म हो जाते हैं। अब पहली बार स्टीव बिना फायदे की खड़ा था। तभी जंगल के अंधेरे से एक और चेहरा सामने आता है, जैक। वो धमाके से बच निकला था। मिनाटो फौरन उस पर हमला कर देता है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी उसकी कोशिश नाकाम रहती है। दोनों की फाइट के बीच स्टीव भी घुस पड़ता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैक अकेला ही दोनों पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार मिनाटो भी इस मौत के खेल में अपना सफर खत्म कर देता है। ये देखते ही स्टीव का हौसला टूट जाता है और वो जान बचाकर भाग खड़ा होता है। चैप्टर 32 आखिरी मुकाबला। जैक उसका पीछा करता है। दोनों भागते भागते आइलैंड के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां आगे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ गहरी खाई और नीचे समुंदर। जैक गुस्से में कहता है, अब सिर्फ तू और मैं बचे हैं। लेकिन स्टीव के पास हिम्मत नहीं थी। वो कहता है, मेरा लड़ने का मूड नहीं है, और अगले ही पल सीधा खाई से छलांग लगा देता है। लेकिन जैक उसे बचने नहीं देना चाहता था। वो भी उसके पीछे कूद जाता है। दोनों पानी में गिरते हैं। जब जैक बाहर निकलता है तो स्टीव गायब हो चुका होता है। अब गेम और भी सस्पेंस से भर गया था। चैप्टर 33 ब्रेक की आखिरी चीटिंग। ब्रेक स्टीव को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि स्टीव बिना वेपन के कभी सामने नहीं आएगा, इसलिए वो एक बार फिर गेम में चीटिंग करता है। स्टीव के लिए एक और वेपन्स बैग भेजा जाता है। गोल्डी ये सब देखकर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेक बार बार उस साइको की मदद क्यों कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोश रहना ही बेहतर समझता है। कुछ देर बाद स्टीव को दो कैमरामैन मिलते हैं जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, हम सिर्फ कैमरा क्रू हैं। लेकिन स्टीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी रिकॉर्डिंग पसंद नहीं थी और कुछ ही पलों में वो दोनों को रास्ते से हटा देता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई और उसका इंतजार कर रहा है। जैक। चैप्टर 34 डर का अंजाम। जैक पीछे से स्टीव पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। झगड़े में स्टीव की गन उसके हाथ से गिर जाती है। फिर वो पॉकेट से नाइफ निकालता है, लेकिन जैक उसे भी दूर फेंक देता है। अब दोनों लगभग बराबर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक असली फाइटर था और दूसरा सिर्फ एक डरपोक कातिल। जैक उस पर लगातार भारी पड़ता है। स्टीव बुरी तरह पिटने लगता है। लगता था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी पल में स्टीव को एक नाइफ मिल जाता है। वो अचानक हमला करता है, फिर फौरन गन उठा लेता है। जैक बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गोली उसे लग जाती है और वो पत्थरों से टकराता हुआ सीधा नदी में गिर पड़ता है। हर किसी को लगता है कि जैक मर चुका है और इसी के साथ स्टीव को गेम का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। चैप्टर 35 असली गुनहगार कौन। गेम खत्म होते ही वही जर्नलिस्ट टीवी पर आती है जिसे ब्रेक ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन इस बार उसकी बात बिल्कुल अलग थी। वो कहती है, कल तक मुझे लगता था कि सिर्फ एक आदमी गुनहगार है,
लेकिन पिछले 24 घंटों में दुनिया भर के लाखों लोग इस वेबसाइट पर आए। हम दूसरों की मौत को तमाशे की तरह देख रहे थे। शायद असली प्रॉब्लम सिर्फ शो बनाने वाला नहीं, बल्कि हम भी हैं जो ये सब देखना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर बहुत सी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि असल जिम्मेदारी सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठने वालों की नहीं थी। दुनिया भर के 200 मुल्कों में करोड़ों लोग ये शो देख चुके थे और ये हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल इलीगल ब्रॉडकास्ट बन चुका था। चैप्टर 36, धोखा सबके साथ। अब सिर्फ विनर को इनाम देना बाकी था, लेकिन इसी दौरान ब्रेक को खबर मिलती है कि अमेरिकन मिलिट्री उस तक पहुंचने वाली है। उसके पास भागने के लिए बहुत कम वक्त था। ब्रेक फौरन अपनी टीम को छोड़कर निकलने की तैयारी करता है, यहाँ तक कि जूलिया और बाकी क्रू को भी पीछे छोड़ देता है। गोल्डी उसका असल चेहरा पहचान लेता है। वो धमकी देता है कि सब सच दुनिया को बता देगा, लेकिन ब्रेक के लोग उसे चुप करा देते हैं। अब स्टीव को भी उसका रिवॉर्ड मिलने वाला था। उसके पैर का बॉम्ब निकाल दिया जाता है, लेकिन जब वो पैसों की बात करता है तो ब्रेक उसका मजाक उड़ा देता है। वो कहता है, खुश रहो कि तुम बच गई, तुम जीते क्योंकि मैंने तुम्हें जीतने दिया। स्टीव को फौरन समझ आ जाता है कि उसके साथ भी धोखा हुआ है। चैप्टर 37, साइको का बगावत। ब्रेक के जाते ही स्टीव गार्ड्स के पास पहुंचता है, सिगरेट मांगने का बहाना बनाता है और फिर उन पर हमला कर देता है। अब वो पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो क्रू के पास जाता है और पूछता है, ब्रेक कहाँ है? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। स्टीव गुस्से में सबको मारना शुरू कर देता है। इसी बीच जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो वापस आ चुका था। जैक जिंदा था। उसके पैर में अब भी बॉम्ब लगा हुआ था और टाइमर खत्म होने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे। चैप्टर 38, द कंडेम्ड का फिनाले। जैक बेस तक पहुंचता है। वहां स्टीव पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। वो जूलिया को भी मारने वाला होता है। तभी उसकी नजर जैक पर पड़ती है। स्टीव हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जैक अब भी जिंदा है। वो गन उठाता है, लेकिन मैगजीन खाली हो चुकी थी। अब स्टीव के पास सिर्फ बातें बची थी। वो कुर्सी पर बैठकर अपनी दुखद कहानी सुनाने लगता है। शायद उसे लगता था कि जैक उस पर तरस खा लेगा, लेकिन जैक उसकी बातें सुनकर कहता है, तुम्हारी जिंदगी वाकई दर्द से भरी थी। चलो आज तुम्हारा दर्द खत्म कर देता हूँ। और फिर वो स्टीव को हमेशा के लिए रोक देता है। चैप्टर 39, गेम का मालिक भी बच ना सका। उधर बेक हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था। पायलट को टेक ऑफ करने का ऑर्डर दिया जा चुका था। जब तक जैक उस तक पहुंचता, हेलीकॉप्टर हवा में उड़ चुका था। जैक उस पर फायरिंग करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ब्रेक मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो बच गया है। तभी जूलिया जैक के पास आती है। उसके हाथ में एक बॉम्ब था, वही बॉम्ब जिसका टाइमर खत्म होने वाला था। जैक बिना एक सेकंड गवाए उसे सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देता है। ब्रेक उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता। और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। हेलीकॉप्टर सीधा चट्टान से टकराता है और ब्रेक अपनी ही खूनी गेम का शिकार बन जाता है। एंडिंग। अब जैक के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा था, लेकिन जूलिया उसे वो चाबी दे देती है जिससे बॉम्ब डीएक्टिवेट किया जा सकता था। जैक वक्त रहते बॉम्ब को बंद कर देता है। कुछ देर बाद अमेरिकन मिलिट्री आइलैंड पर पहुंच जाती है और आखिरकार जैक को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जैक अपने घर लौट आता है। 1 साल बाद वो फिर से अपनी बीवी और बच्चों से मिलता है और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ द कंडेम्ड की कहानी खत्म होती है। वैसे एंडिंग के बाद अगर रिव्यूज की बात करें तो द कंडेम्ड एक ऐसी मूवी है जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। रॉटेन टमेटोज पर इस फिल्म का क्रिटिक स्कोर सिर्फ 16% है, जबकि ऑडियंस स्कोर 58% तक जाता है। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और मेटाक्रिटिक पर क्रिटिक स्कोर 23 है। क्रिटिक्स ने इसे मोस्टली बैटल रॉयल और द मोस्ट डेंजरस गेम जैसी स्टोरीज का वीक वर्जन कहा, जहां प्लॉट सिंपल था और वायलेंस ज्यादा। लेकिन ऑडियंस के लिए ये मूवी एक गिल्टी प्लेजर एक्शन फिल्म बन गई। स्टीव ऑस्टिन और विनी जोन्स की राइवलरी, हैंड टू हैंड फाइट्स और रॉ एक्शन ने WWE स्टाइल सिनेमा पसंद करने वालों को काफी एंटरटेन किया। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही जबरदस्त मूवी स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।